एक समय की बात है, बादलपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था किशन। किशन पेशे से एक मजदूर था जो लोगों के खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर करता था। उस नगर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। जंगलों में रहने वाले लुटेरे और डाकू अक्सर रात के समय नगर पर हमला बोल देते थे। नगर वासियों के पास जो कुछ भी होता था, लुटेरे वह सब कुछ छीन कर ले जाते थे। पूरा बादलपुर उन लुटेरों की वजह से बड़ा ही परेशान था। एक बार की बात है, एक बड़ा ही अमीर सेठ उस नगर में आया। उस समय रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। तभी उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मजदूर किशन ने खोला तो सेठ ने कहा, भाई मुझे इससे आगे वाले नगर में जाना है, लेकिन इस समय रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात रुकने की जगह दे सकते हो? किशन बड़ा ही दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने घर पर आए हुए मेहमान का स्वागत किया और कहने लगा, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए, यहाँ पर आराम से रात गुजार सकते हैं। घर में रूखा सूखा जैसा भी खाना बना हुआ था, किशन ने ले जाकर उसके सामने रख दिया और इसके बाद किशन ने सेठ के सोने का इंतजाम कर दिया। जब सेठ और किशन आराम से सो रहे थे, तब आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज सुनाई दी। सेठ की आंखें खुल गई। सेठ ने देखा कि किशन अपने हाथ में एक पोटली दबाए हुए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। किशन को इस तरह से चक्कर काटते देखकर सेठ की समझ में कुछ नहीं आया और बड़ी ही उत्सुकतावश उसने किशन से पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? किशन बोला, सेठ जी, गांव पर लुटेरों ने हमला बोल दिया है। मैंने बड़ी ही मेहनत से कुछ रुपए बचा कर रखे थे कि कन्या की शादी के वक्त काम आएंगे, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि कहीं ये रुपए लुटेरे मुझसे छीन कर ना ले जाएं। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सेठ जी पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर वह बोले, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। जल्दी से सामने एक गड्ढा खोदकर अपनी पोटली उसमें छिपा दो। किशन ने सेठ जी का सुझाव मानकर तुरंत एक गड्ढा खोदकर उसमें अपनी धन की पोटली छिपा दी। कुछ ही देर के बाद लुटेरों का दल मजदूर के घर में आ घुसा। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। किशन अपने घर की पूरी हालत गिड़गिड़ाते हुए बताने लगा तो सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे लोग मजदूर के घर की पूरी तलाशी लें। इससे पहले कि वो लुटेरे किशन के घर में तलाशी लेते, सेठ फौरन बोल पड़ा, आप लोग तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि इसने धन कहां पर छिपा कर रखा है। इतना कहकर सेठ ने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहने लगा, आप लोग यहां से इस जमीन को खोद कर देखें। डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ देर के बाद डाकुओं के हाथ एक पोटली लग गई जिसमें वो धन रखा था। लुटेरों ने वह धन की पोटली निकाल ली और उस मजदूर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इसके बाद सारे लुटेरे बाहर निकल गए। इधर मजदूर को सेठ के ऊपर संदेह होने लगा। वह सोच रहा था कि हो ना हो ये सेठ जरूर डाकुओं का ही आदमी था, तभी तो उसने मुझे खुद ही पहले धन को जमीन में दबाने के लिए कहा और फिर इसने डाकुओं को इसका पता भी बता दिया। जरूर यह सेठ मेरे घर में किसी साजिश के तहत ही घुसकर आया था। मजदूर ने जब ये देखा कि वह सेठ डाकुओं के साथ नहीं गया तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। डाकुओं के चले जाने के बाद मजदूर किशन ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और सेठ के पास बैठकर बड़े ही गुस्से में काफी देर तक उसे भला बुरा कहता रहा। सेठ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब किशन काफी भला बुरा कह चुका तो अपने आप ही खामोश होकर बैठ गया। अब सेठ ने नम्रता पूर्वक किशन से कहा, भाई
अब तुम मेरी बात बड़ी ही शांति से सुनो। दरअसल मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ तुम्हारे साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सारा धन और जेवर रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए और रुपए कमाने के लिए मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस तरफ लगा दिया और उन लोगों को तुम्हारे घर की तलाशी लेने से रोक दिया। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफी सारा धन किशन को दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन अब तुम्हारा है। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसे मैं भर देता हूँ और साथ ही ये कुछ गहने हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी का उपहार है। अब तुम उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से करना। यह सब कुछ देखकर किशन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो सोच रहा था कि सेठ ने कितनी ही बुद्धिमानी से कार्य किया था। इसके बाद वह सेठ अगली सुबह अपने घर के लिए रवाना हो गया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। इधर किशन ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह किया और एक सुखी जीवन बिताने लगा। पुराने समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे और दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी लगभग एक ही जैसी थी, अर्थात दोनों के दोनों गरीब थे। एक बार दोनों के खेतों में अच्छी फसल हुई। दोनों उसे बेचने के लिए शहर की मंडी में गए। उस जमाने में मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, इसीलिए फसल बेचने पर उन्हें जो भी चांदी के सिक्के प्राप्त हुए वो उन्होंने एक पोटली में रख लिए। उसे लेकर वे शहर की एक सराय में ठहर गए, क्योंकि गांव लौटने में काफी देर हो चुकी थी। गरीब को अगर थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाए तो उसके दिमाग में सबसे पहले उस धन की सुरक्षा की बात आती है। यही उन दोनों बूढ़ों के दिमाग में भी आया। सोने से पहले उन्हें चिंता होने लगी कि अगर उनके सो जाने के बाद उनके चांदी के सिक्के किसी ने चुरा लिए तो। यही बात सोचकर उन्होंने अपनी चांदी की मोहरें आपस में सलाह मशवरा करके अपने साथ लाई हुई एक टोकरी में छुपा दी और उस टोकरी को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई चोर आया भी तो खाने पीने की टोकरी पर ध्यान नहीं देगा। साथ ही चोरों को झांसा देने के लिए उन्होंने अपने गमछों में कुछ पत्थर के टुकड़े बांधकर अपने सिराने रख लिए और सो गए। उन्होंने सोचा था कि चोर सोचेगा कि धन बूढ़ों के सिराने पर रखा हुआ है और उसे ही चोरी करेगा, लेकिन वे दोनों गलत थे। जब वे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे तब उनकी बातें सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने सुन ली थी। उन्होंने छिपकर यह भी देख लिया था कि दोनों बूढ़ों ने असली रकम खाने की टोकरी में छिपाकर एक तरफ रख दी थी। जैसे ही दोनों बूढ़े गाढ़ी नींद में पहुंचे, वे दोनों कमरे के अंदर आए और टोकरी में रखी हुई मोहरों की पोटली उठाकर ले गए। सुबह के समय जब बूढ़े उठे तो उन्होंने पाया कि टोकरी में रखा हुआ उनका धन चोरी हो चुका था। कुछ देर तक दोनों दुखी होते रहे। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि उनकी मोहरें कौन चुरा सकता है। उन्होंने देखा कि उस रात उन दोनों के अलावा उस सराय में कोई मुसाफिर ना आया था और ना गया था। उन दोनों के अलावा उस सराय में रहने वाले केवल दो ही व्यक्ति थे, सराय का मालिक और उसकी पत्नी। बूढ़ों ने सीधे सराय के मालिक के पास जाकर पूछा, कल रात हमारी चांदी की मोहरें किसने चुराई हैं? सराय के मालिक ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कुछ इस तरह से दिखाया जैसे वह इस घटना के बारे में बहुत ही आश्चर्य में है और बोला, अरे यह क्या हो गया? आपके सामान की चोरी हो जाना आपके लिए भले ही कुछ ना हो, मगर हमारे लिए यह तो बड़ी ही बदनामी की बात है। अगर हमारी सराय में चोरी हुई है, ये बात फैल गई तो हमारी सराय में कौन ठहरेगा? हमारी तो बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस चोरी का तो हमें पता लगाना ही होगा। चलो हम शहर के कोतवाल के पास चलते हैं।
दोनों बूढ़े किसानों को पूरा संदेह था कि सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने ही मोहरें चुराई हैं, किंतु पक्का सबूत ना होने के कारण वे स्पष्ट नहीं कह पा रहे थे। खैर, चारों मिलकर शहर के कोतवाल के कार्यालय में पहुंच गए। कोतवाल ने दोनों बूढ़ों की और फिर सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बात सुनी। उनकी बातें सुनकर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। कोतवाल का एक मित्र था, उसका नाम था फान। फान बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति था। कोतवाल अक्सर पेचीदा मामलों में उससे सलाह लेता रहता था। इस मामले में भी उसने फान से सलाह लेना मुनासिब समझा। फान ने दोनों बूढ़ों और सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातें सुनी। फिर बोला, आप लोगों के मामले में मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आपका फैसला तो अब केवल हमारे मंदिर का नगाड़ा ही कर सकता है। नगाड़े की बात सुनकर चारों फरियादियों के साथ साथ कोतवाल भी चकित रह गया। कोतवाल बोला, जो मामला मेरी और तुम्हारी समझ में नहीं आया, उसका फैसला भला एक बेजान नगाड़ा कैसे दे सकता है। फान बोला, यह कोई आम नगाड़ा नहीं है, बल्कि देवीय शक्तियों से युक्त नगाड़ा है। इनमें से जो भी सच बोल रहा होगा, उसकी फरियाद सुनकर नगाड़ा अपने आप बजने लगेगा, जबकि झूठ बोलने वाले के सामने नगाड़ा नहीं बजेगा। कोतवाल को नगाड़े वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, परंतु फिर भी क्योंकि फान उसका मित्र था और उसे फान पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने फान को इजाजत दे दी। फान ने सबसे पहले दोनों बूढ़ों से कहा कि वे कल सुबह मंदिर से अपने कंधों पर नगाड़े को उठाकर कोतवाल के दफ्तर तक ले आए। मरते क्या ना करते बेचारे दोनों बूढ़े अगली सुबह मंदिर पहुंचे और अपने कंधों पर नगाड़े को उठाकर ले जाने लगे। नगाड़ा आकार में बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज्यादा भारी भी था। उसे कंधों पर उठाकर वे आधे रास्ते में ही बुरी तरह से थक गए थे। आधे रास्ते पहुंचकर उन्होंने नगाड़े को जमीन में रख दिया और आपस में बातें करने लगे। एक बूढ़ा बोला, हमारे पैसे तो गए ही, ऊपर से इस नगाड़े को ढोने की आफत और आन पड़ी है। दूसरा बूढ़ा बोला, सच कहते हो भैया, ना जाने कौन सी घड़ी में हम अपनी फसल बेचने निकले थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब घर वालों को जाकर क्या जवाब दूंगा। पता नहीं कौन कमबख्त हमारी पूरी कमाई लेकर चला गया। पहले वाला बूढ़ा बोला, मुझसे तो अब और ढोया नहीं जाता। मैं कोतवाल को यहीं पर बुलाकर ले आता हूँ। उससे कहता हूँ कि नगाड़े से जो पूछना है यहीं पर पूछ ले। इतना कहकर वह कोतवाल को बुलाने के लिए चला गया। कोतवाल ने आकर नगाड़े से पूछा, बता नगाड़े, ये दोनों बूढ़े सच्चे हैं या झूठे। कोतवाल के इतना कहते ही नगाड़ा अपने आप बज उठा। उसमें से डम डम की आवाजें आने लगी। कोतवाल समझ गया कि बूढ़ों के पैसे सचमुच चोरी हुए थे। अब उसके सामने समस्या ये थी कि पैसे किसने चोरी किए थे। शाम के समय फान ने सराय के मालिक और उसकी पत्नी को कोतवाल के दफ्तर में बुलाया और कहा, कल सुबह तुम दोनों मंदिर के नगाड़े को अपने कंधों पर उठाकर कोतवाल के दफ्तर तक ले आना। अगली सुबह सराय का मालिक और उसकी पत्नी नगाड़े को कंधों पर उठाकर कोतवाल के दफ्तर की ओर चल पड़े। नगाड़ा पिछले दिन की ही तरह काफी भारी था। कुछ ही दूर चलने पर दोनों की सांसें फूल गईं। आखिर उन्होंने नगाड़े को उतारकर एक ओर रख दिया और बतियाने लगे। सराय का मालिक बोला, हमने बूढ़ों के पैसे चुराकर सचमुच गलती की है। अब यह नगाड़ा हमारी सारी पोल खोल देगा। पत्नी बोली, क्यों ना हम इस नगाड़े को ही फोड़ दें, फिर हम कोतवाल से कह सकते हैं कि फूटा हुआ नगाड़ा हमारे सच की गवाही देने के लिए आखिर कैसे बजेगा। सराय का मालिक बोला, तुम ठीक कहती हो। इतना कहकर उन्होंने एक नुकीला पत्थर नगाड़े को फोड़ने के लिए उठाया, किंतु इससे पहले कि वह नगाड़े को फोड़ता, नगाड़े का आवरण उठाकर उसके भीतर से फान प्रकट हुआ और बोला, नगाड़े ने सच जान लिया है, तुम दोनों ने ही बूढ़ों के पैसे लिए हैं। फान को देखते ही सराय के मालिक और उसकी पत्नी के होश उड़ गए।
जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल कर फान के पैरों में गिरे और कहने लगे, हम बूढ़ों के पैसे वापस करने को तैयार हैं, किंतु हमें बदनामी और सजा से बचाइए, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फान बोला, तुम्हें माफ करने का अधिकार केवल उन दोनों बूढ़ों के पास है। असल बात यह थी कि फान उन बड़े बड़े नगाड़ों के अंदर छिपकर बैठा हुआ था। ये बात ना तो बूढ़ों को और ना ही सराय के मालिक और उसकी पत्नी को पता थी। नगाड़े के अंदर छिपकर बैठे हुए फान ने बूढ़ों की बातें सुन ली और उनका सच जान लिया। इसी तरह से उसने सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातें भी सच सच सुन ली। इसके बाद फान उन दोनों अपराधियों को बूढ़ों के पास ले गया, जहां पर उन्होंने बूढ़ों का धन वापस दे दिया। दोनों गरीब बूढ़े अपना धन पाकर खुश हो गए और सराय के मालिक और उसकी पत्नी को क्षमा करते हुए अपने घर चले गए। इस तरह से फान ने अपनी चतुराई से बूढ़ों को इंसाफ दिला दिया। किसी समय में राजा महेंद्र प्रताप पृथ्वीपुर राज्य पर राज किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे कि तभी किसी दूर देश के राजा का एक दूत वहां पर आया। दूत ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप राजा के सिंहासन के आसपास खड़िया से एक सफेद रंग का घेरा बना दिया और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। ये देखकर राजा बहुत ही चक्कर में पड़ गए। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मगर दूत मौन साधे खड़ा रहा। राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा कि इस घेरे का मतलब स्पष्ट करें। मंत्रियों और सलाहकारों ने बहुत ही ध्यान से उस घेरे को देखा, मगर वे कुछ भी ना कह पाए। तब राजा को बहुत ही क्रोध आया। राजा जोर से चिल्लाए, डूब मरो शर्म से, शर्म करो। क्या मेरे देश में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो सिंहासन के इर्द गिर्द बनाए गए इस घेरे का मतलब बता सके? क्रोध में आकर राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि वे इस घेरे का मतलब बताएं। राजा ने अपने आदेश में यह भी बता दिया कि अगर बुद्धिमान लोग ये नहीं कर पाए तो उन्हें सजा भी दी जाएगी। राजा के मंत्री फौरन बुद्धिमानों की खोज करने के लिए चल पड़े। उन्होंने सभी नगरों और सभी गांवों को छान मारा और हर एक दरवाजे पर दस्तक दी। आखिरकार वे एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। वे अंदर गए तो उन्होंने उस घर को खाली पाया और उन्हें वहां किसी की भी आवाज सुनाई ना दी। वहां उन्हें केवल एक पालना लटका हुआ और अपने आप इधर उधर झूलता हुआ दिखाई दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? वजीरों ने हैरत में आकर पूछा। पालना अपने आप क्यों झूल रहा है? यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वे खड़े खड़े अचंभा करते रहे और फिर दूसरे कमरे में गए। यहाँ पर भी एक पालना था और वह भी झूल रहा था, यद्यपि आसपास कोई भी नहीं था। वजीरों को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई। वे मकान की छत पर चढ़ गए। छत पर गेहूं सूख रहा था और उसके ऊपर पक्षी उड़ रहे थे। पक्षी गेहूं के दाने चुगना चाहते थे, मगर उनकी ऐसा करने की हिम्मत ना पड़ती थी। कारण ये था कि छत के साथ लगा हुआ सरकंडों का एक पंखा इधर उधर घूमता हुआ उन्हें डराकर दूर भगाता जा रहा था। राजा के दूतों को अब और भी अधिक हैरानी हुई। वे फिर से घर में गए और तीसरे यानी आखिरी कमरे में पहुंचे। यहाँ पर एक जुलाहा करघे पर बुनाई कर रहा था। राजा के दूतों ने जुलाहे से पूछा, तुम्हारे घर में ये कैसा चमत्कार हो रहा है? खाली पड़े कमरों में पालने अपने आप कैसे झूल रहे हैं? यद्यपि हवा बिल्कुल नहीं है, फिर भी सरकंडों का पंखा क्यों घूमता जा रहा है? जुलाहे ने जवाब दिया, यह कोई चमत्कार नहीं है, मैं खुद ही ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। राजा के वजीरों ने खिसियाकर जवाब दिया, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? ये भला कैसे हो सकता है? जब तुम यहाँ पर बैठे कपड़ा बुन रहे हो तो बाकी काम अपने आप कैसे हो रहे हैं? जुलाहे ने जवाब दिया, यह तो बड़ी ही सीधी सी बात है। मैंने अपने करघे के साथ 3 रस्सियां बांध रखी हैं।
एक रस्सी मैंने पहले पालने के साथ बांध दी है और दूसरी रस्सी मैंने दूसरे पालने के साथ और तीसरी रस्सी सरकंडों के पंखों के साथ। मेरे बुनाई करने से रस्सियां हिलती हैं, ये पालनों और छत के सरकंडों को भी हिला देती हैं। राजा के दूतों ने ध्यान से देखा तो पाया वास्तव में ही करघे के साथ 3 रस्सियां बंधी हुई थी। उनमें से 2 पालनों की ओर जाती थी और एक सरकंडों के पंखे की ओर। वे चिल्लाए, यह तो सचमुच कमाल की बात है। जुलाहा सचमुच ही बहुत बुद्धिमान है, हमें इसी आदमी की जरूरत है। जुलाहे, तुम हमारे साथ राजा के पास चलो, शायद तुम ही एक पहेली को सुलझा सकोगे। जुलाहे ने कहा, पहले आप यह बताएं कि पहेली क्या है। वजीर बोले, किसी अजनबी देश के राजा का एक दूत कुछ ही समय पहले हमारे राजा के पास आया। उसने खड़िया से हमारे राजा के सिंहासन के इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया। ना तो राजा खुद और ना ही उसके दरबारी और ना ही सलाहकार इसका कोई मतलब समझा पा रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो राजा तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे। राजा के दूतों की बात सुनकर जुलाहा गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने 2 पासे लिए। इसके बाद वह एक मुर्गी पकड़ने के लिए आंगन में आया। वजीरों के कुछ भी पल्ले ना पड़ा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने पूछा, तुम मुर्गी का क्या करोगे? जुलाहे ने जवाब दिया, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और जुलाहे ने उस मुर्गी को एक टोकरी में रख लिया। इसके बाद वे राजा के महल की ओर चल दिए। जुलाहा महल में गया। उसने राजा का अभिवादन किया। सिंहासन के इर्द गिर्द बने सफेद घेरे और फिर उस आदमी को देखा जिसने वह घेरा बनाया था और दोनों पासे उसके सामने फेंक दिए। उस चुपचाप खड़े हुए दूत ने अपनी जेब से मुट्ठी भर बाजरा निकाला और फर्श पर फैला दिया। जुलाहा हंसने लगा। उसने अपनी टोकरी में से मुर्गी निकाली और बिखरे हुए दानों के सामने छोड़ दी। मुर्गी जल्दी जल्दी दानों को चुगने लगी और कुछ ही देर बाद एक भी दाना बाकी ना रहा। उस अजनबी दूत ने एक भी शब्द नहीं कहा और झटपट वहां से चलता बना। राजा और उसके दरबारी बहुत ही हैरान थे। वह उस अजनबी दूत और जुलाहे को देखते ही रह गए। कोई अनुमान ना लगा पाया कि यह क्या किस्सा हो रहा है। तभी राजा ने जुलाहे से पूछा, वो अजनबी दूत क्या कहना चाहता था? जुलाहे ने जवाब दिया, महाराज, वह आपसे कहना चाहता था कि उसके देश का राजा आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है और आपको सभी ओर से घेरने का इरादा रखता है। वह यह भी जानना चाहता था कि आप लड़ेंगे या हथियार डाल देंगे। आपके सिंहासन के इर्द गिर्द बनाए गए घेरे का यही मतलब है। अब यह बात समझ में आ गई है, मगर मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि तुमने पासे उसके सामने क्यों फेंके थे। जुलाहे ने जवाब दिया, मैंने उसे ये बताने के लिए पासे फेंके थे कि हम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और वे हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो मैंने उसे ये समझाया कि हमारे मुकाबले में तुम बिल्कुल बच्चे हो और अच्छा यही है कि तुम हमसे जंग करने की बजाय अपने घर बैठकर खेल खेलो। महाराज बोले, हाँ, ये बात भी साफ हो गई, मगर मैं अभी भी ये बात नहीं समझ पाया हूँ कि अजनबी ने मुट्ठी भर बाजरा फर्श पर क्यों बिखेरा और तुमने टोकरी से मुर्गी निकालकर क्यों छोड़ी। जुलाहे ने कहा, यह बात भी बहुत आसानी से समझी जा सकती है। फर्श पर मुट्ठी भर बाजरा बिखराकर वह अजनबी बताना चाहता था कि उसके राजा की फौज में अनगिनत सैनिक हैं। मैंने मुर्गी को बाजरा चुगने के लिए छोड़कर यह जाहिर किया कि अगर वे हमसे युद्ध शुरू करेंगे तो उनका एक भी सैनिक बाकी नहीं बचेगा। राजा ने कहा, तो क्या वह तुम्हारा मतलब समझ गया? जरूर समझ गया होगा, इसीलिए तो वह झटपट यहां से चलता बना। राजा ने जुलाहे से खुश होकर उसे बहुत से इनाम दिए और कीमती उपहार दिए और जुलाहे से कहा कि तुम मेरे महल में ही रह जाओ, मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लूंगा। जुलाहे ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं आपका मंत्री नहीं बनना चाहता। मेरे पास और भी बहुत से काम हैं,
इतना कहकर वह जुलाहा अपने घर वापस चला गया। राजा और उसके दरबारी जुलाहे की बहुत ही प्रशंसा करते रहे। बहुत समय पहले की बात है। कलिंग देश में एक राजा राज किया करते थे। उनका नाम था इंद्रजीत। राजा इंद्रजीत गुणी लोगों का बहुत ही सम्मान करते थे और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। एक दिन की बात है, राजा इंद्रजीत अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। मंत्री, दरबारी सभी वहां पर उपस्थित थे। राज्य के कार्यों से संबंधित नाना प्रकार के विषयों पर चर्चा हो रही थी। उसी समय एक व्यक्ति राज दरबार में उपस्थित हुआ। प्रहरी ने उसे रोक लिया तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं महाराज से भेंट करना चाहता हूँ। प्रहरी ने उस व्यक्ति को अच्छी तरह से देखा। देखकर उसे लगा कि वे कोई पंडित व्यक्ति हैं। उन्होंने उनसे कहा, आप यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं राजा को खबर देता हूँ। ये कहकर प्रहरी राजसभा की ओर चला गया। दूर खड़े रहने के बावजूद राजा इंद्रजीत ने उस व्यक्ति को देख लिया था। उन्होंने इशारे से प्रहरी से कहा कि उस व्यक्ति को लेकर आए। प्रहरी सम्मान के साथ उस व्यक्ति को राजसभा में लेकर आया। राजा इंद्रजीत ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर उनका परिचय पूछा। उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं बंग देश से आया हूँ। मैं आपके समक्ष कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहता हूँ। राजा ने कुछ देर तक अतिथि के चेहरे की ओर देखा। फिर अपने अनुभवों से उन्होंने समझ लिया कि ये आदमी कोई पंडित व्यक्ति है। बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने कहा, महामान्य, अतिथि का नाम क्या है? अतिथि ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम चतुरसेन है। चतुरसेन के रहने और भोजन आदि की व्यवस्था कर दी गई। सेवा और सत्कार पाकर चतुरसेन बहुत ही खुश हुए और यह तय हुआ कि उस शाम को धर्म चर्चा के लिए बैठक होगी। पहली बार जब धर्म चर्चा शुरू हुई तो राजा इंद्रजीत बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुरसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद लगातार 3 दिनों तक धार्मिक चर्चाएं हुई। रानी भी प्रसन्न हुई एवं राज दरबार के सभी सदस्यों ने चतुरसेन के पांडित्य और उनके ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न होकर उनका स्तुति गान करने लगे। राजा के अनुरोध पर चतुरसेन और कुछ दिनों तक राजमहल में रहे। उसके बाद उनकी विदाई के उपलक्ष्य में उनके अभिनंदन का आयोजन किया गया। पंडित चतुरसेन को राजा ने स्वयं माला आदि से आभूषित करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें प्रदान की और कहा, गुणी लोगों के सम्मान की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मैंने कर्तव्य पालन करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने ज्ञान और पांडित्य के द्वारा देश का कल्याण करें। राजा से विदा लेकर पंडित चतुरसेन ने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। कलिंग देश से बंग देश की दूरी बहुत ज्यादा थी। उन दिनों सामान्य लोगों के पास पैदल चलने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। इसीलिए चतुरसेन पैदल ही अपने देश की ओर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। वे एक धर्मशाला में पहुंचे। धर्मशाला बहुत ही छोटी सी थी। धर्मशाला में कमरे बहुत ही कम थे। एक एक कमरे में 8-9 लोग जैसे तैसे बैठे हुए थे। चतुरसेन भोजन करने के बाद कमरे में गए एवं किसी से कुछ ना कहकर वह एक कोने में चटाई बिछाकर सो गए। इधर क्या हुआ कि जब चतुरसेन धर्मशाला में आए तभी कुछ लोगों को ये सूचना मिल गई कि यह विशिष्ट अतिथि राज दरबार से लौट रहे हैं और उनके पास पुरस्कार में मिली हुई 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। धर्मशाला में जितने यात्री थे उनमें एक आदमी बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। दूसरों का धन उड़ा लेने में वह माहिर था। चोर के रूप में वह प्रसिद्ध था। वह चोर चतुरसेन पर दृष्टि रखे हुए था। जिस समय चतुरसेन कमरे के एक कोने में चटाई पर सो गए, उसी समय उस चोर ने चतुरसेन के ठीक बगल में एक चटाई बिछाई और उस पर सो गया। रात गहरी हो गई। सब सो चुके थे, लेकिन उस चोर की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो सिर्फ सोने का नाटक करके चटाई पर लेटा हुआ था। स्वर्ण मुद्राएं चोरी करने के
उचित समय का वह इंतजार कर रहा था। श्रीमान चतुरसेन घनघोर निद्रा में थे। उनकी नाक बज रही थी। चोर उठकर बैठ गया। उसने सोचा यही मौका है। उसने चतुरसेन के सिर के नीचे तकिए को टटोलना शुरू किया। वहां उसे कुछ नहीं मिला। वह सोचने लगा, कहाँ है मुद्राओं की थैली। वह अच्छी तरह से जानता था कि चतुरसेन के पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। चोर समझ नहीं पा रहा था कि स्वर्ण मुद्राएं गई कहाँ। रात भर जागकर उसने चतुरसेन के शरीर का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण किया। कमर में भी कुछ नहीं था। उनकी जेबें भी खाली थी। चोर को समझ नहीं आ रहा था कि चतुरसेन ने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां पर रख दी। उसने चतुरसेन के बिस्तर की चारों ओर से पड़ताल की, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं उसे कहीं पर भी नहीं मिली। धीरे धीरे भोर हो चुकी थी। प्रकाश फैल गया। चतुरसेन की नींद टूटी। उनकी नींद टूट गई है ये समझकर चोर ने सोने का नाटक किया। चतुरसेन उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और उसके बाद बड़ी ही सावधानी से चोर के तकिए के नीचे से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल ली। बात असल में यह थी कि उस चोर को पहली बार देखते ही चतुरसेन को उस पर संदेह हो गया था। इसीलिए चतुरसेन ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने पास ना रखकर चोर के तकिए के नीचे रखना ही उचित समझा। अब वही स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर वे बाहर निकल आए। चोर को उन्होंने कैसे मूर्ख बनाया यह चोर भी नहीं समझ पाया, और इस तरह से चतुरसेन ने चोर को मूर्ख बनाया और अपना धन सुरक्षित लेकर अपने देश पहुंच गए। एक गांव में महतो नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। किस्मत की बात है, ये एक निहायती कम अकल दंपत्ति था। उस पर तुर्रा यह कि पति पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने के शौकीन थे। अपने वर्तमान समय को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना अधिकतर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन महतो ने अपनी पत्नी से कहा कि वह एक गाय खरीदना चाहता है जिससे कि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक अदद गाय खरीदने की योजना बना डाली। देखते ही देखते उसके सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ ज्यादा पैसे बचाना शुरू कर दें तो जल्दी ही एक गाय के मालिक बन जाएंगे। पर सच तो यह था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य में गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के पैसे तो लगते नहीं। इसीलिए पति पत्नी का गाय संवाद चलता ही रहा। वे एक सुंदर और दुधारू गाय खरीदेंगे, भले ही कुछ महंगी ही क्यों ना हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज्यादा परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम होगा कमली। महतो ने सोच लिया था कि वह जल्द से जल्द कमली के लिए एक तबेला बनवाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोच लिया कि वह जल्दी ही दूध दोहने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर उसे भी तो कमली से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वह बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुड़ गई। काफी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोल भाव करके वह 5 सुंदर मटके खरीद लाई। शाम को बड़े ही गर्व के साथ उसने अपने पति को वे मटके दिखाए और बताने लगी कि पहले मटके में कमली से दुहा दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना हुआ घी रखेगी। गायें एक, चीजें अनेक, ऐसा सोचकर आदमी की बाँछें खिल गई। दोनों ने एक बार फिर से कमली कांड शुरू कर दिया। वे कमली की सेवा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आदि आदि। पत्नी बोली कि मैं गाय को नित्य बढ़िया से स्नान करवाऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्दी ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। महतो बोला, मैं रोज उसके लिए अच्छी घास का इंतजाम करूंगा। फिर वे बचा हुआ दूध, घी बेच दिया करेंगे
और शीघ्र ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तभी महतो ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये 5वां मटका किसके लिए लाई हो। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि इस घड़े में मैं थोड़ा सा दूध डालकर अपनी बहन के घर दे आऊंगी। ऐसा सुनकर महतो क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मेरी आज्ञा के बिना अपनी बहन को दूध देने की बात तुमने सोची कैसे? पत्नी तुनक कर बोली, मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं है। कमली को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने ही जमा किए थे और रोज मैं ही उसे नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती हूँ। दूध भी रोज मैं ही दोहती हूँ, इसीलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इतना सुनकर आदमी गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, तुमने जो पैसे बचाए हैं वो मेरे खून पसीने की कमाई थे। वह आगे चिल्लाया, मैं ही कमली के लिए घास काटता हूँ और तुम मेरे परिश्रम का फल अपनी मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो आज तक हमें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी। इस तरह से दोनों में लड़ाई चलती रही और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में महतो क्रोध में आपे से बाहर हो गया। उसने एक एक करके सब घड़े फोड़ डाले। अब कहो, अपनी बहन को दूध कैसे देकर आओगी? उसने अपनी पत्नी से पूछा। उनके लड़ने झगड़ने की आवाज उनके पड़ोस तक पहुंच गई। उनके पड़ोस में गोपाल भांड नाम का एक आदमी रहता था। गोपाल भांड बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती आदमी था। उसकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के चर्चे पूरे गांव में थे। लोगों की हर समस्या का हल वह चुटकियों में करता था। गोपाल बहुत देर तक यह सब सुनता रहा, पर आखिर उससे चुप नहीं रहा गया। वह दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। महतो एकदम बोल पड़ा, यह औरत हमारी कमली का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को देना चाहती है। गोपाल ने पूछा, कमली, तुम किसकी बात कर रहे हो? महतो बोला, ओह, तुम्हें नहीं पता, कमली हमारी गाय का नाम है। गोपाल बहुत ही हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर पे कोई गाय नहीं देखी थी। उसने फिर से पूछा, तुम्हारी गाय? कहाँ है तुम्हारी गाय? महतो को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे पास एक स्वस्थ और सुंदर गाय होगी जो हमें खूब दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। पत्नी ने उसे टोका, मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से दूध के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध जो है। गोपाल ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और ना ही होगा जब तक कि वो गाय ना खरीद ले। इस बार पति पत्नी एक साथ बोल पड़े, तुम देखते जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं। कमली हमारे घर बस आ ही गई समझो। जब गोपाल ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं, तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते हुए बस एक ही दिन हुआ है। गोपाल तो समझदार था। वो फट से जान गया कि उसके पड़ोसी दिन में सपने देख रहे हैं। गोपाल ने उनकी इस बीमारी का एक झटके से इलाज करने का फैसला कर लिया। वह एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया कि मेरी सब्जियों का बगीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहकर उसने एक डंडा उठाया और महतो की कमर पर दे मारा। महतो को अचानक इस हमले की उपेक्षा नहीं थी। उसने गोपाल से पूछा कि उसने डंडा क्यों मारा। गोपाल ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत में सब फलियां और खीरे खा लिए हैं। और एक बार फिर गोपाल ने एक डंडा घुमाकर उसकी पीठ पर रसीद कर दिया। महतो जानता था कि उसके पड़ोसी गोपाल के पास कोई खेत नहीं था। वह बोला, कैसी फलियां, कौन से खीरे, तुम किस खेत के बारे में बात कर रहे हो? गोपाल बोला, वही खेत जो मैं बनाने वाला हूँ। सोचता हूँ घर के पास जो खाली जमीन पड़ी है उस पर मैं फलियां और खीरे लगाऊंगा। महतो की पत्नी ये सब देख रही थी। यकायक उसे गोपाल की बात समझ में आ गई और वह अपनी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ी।
धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी दिन में सपने नहीं देखेंगे। गोपाल ने उन्हें उनके इस संकल्प पर बधाई दी और आशा जताई कि वो इस वादे को भूल नहीं जाएंगे। परंतु गोपाल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। महतो की पीठ पर अभी भी डंडे के 2 निशान छपे हुए थे, जो उसको और उसकी पत्नी को उनकी सुंदर परंतु काल्पनिक कमली के बारे में लंबे समय तक याद दिलाने के लिए पर्याप्त थे। आइंदा कभी भी उन पति पत्नी ने दिन में सपने नहीं देखे।